मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत के संवैधानिक इतिहास पर चर्चा की थी, जिसमें मैंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पर चर्चा की थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दरअसल पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसके माध्यम से भारत पर ब्रिटिश शासन के द्वारा शासन करने की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। पहला जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स था। साथ ही साथ उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बना था उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे। इस तरह की कई सारी बातें उसमें हुई। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत भारत में एक दोहरे शासन की व्यवस्था को वो प्रारंभ किया गया था। इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ साथ एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक अलग से एक संस्था का गठन किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जहां कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो कंपनी के जो भी राजनीतिक और प्रशासनिक मामले हुआ करते थे उनको देखने की जिम्मेवारी थी। एक तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कुछ भी करता था वो सब कुछ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को उसे बताना पड़ता था। पिट्स इंडिया एक्ट में ही यह भी प्रावधान किया गया था कि जो भी उस समय के सैन्य अधिकारी होंगे, जो भी उस समय के अंग्रेज अधिकारी भारत में काम कर रहे होंगे, उनको भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह अपनी संपत्तियों का खुलासा करना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। साथ ही साथ जो उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे, वो रिश्वत के रूप में जो भी पारितोषिक वो प्राप्त करते थे, या जो भी भारतीयों से जो कुछ भी धन वो प्राप्त करते थे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। अर्थात उस समय भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे देश में अगर आप देखें तो भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। औपनिवेशिक शासनकाल से ही, उस समय से ही ये भ्रष्टाचार वो हमारे पूरे देश में वो विद्यमान रहा था। तो उस समय फिर पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही इसको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया। साथ ही सबसे पहली बार अगर हम देखें तो भारत में ब्रिटिश संपत्ति इस शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। तो ये सारी चीज़ें पिट्स इंडिया एक्ट की थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट जो था, इस पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में एक विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। और इस पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में जो विवाद हुआ था, उस विवाद को लेकर ही उस समय जो लॉर्ड नॉर्थ की गठबंधन की सरकार थी, उस गठबंधन की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भारतीय अधिनियम की वजह से किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। 1785 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स जब लंदन पहुंचे, वहां पर इनको महाभियोग का सामना करना पड़ा। उस समय एडमंड बर्ग के द्वारा उनके ऊपर महाभियोग वो चलाया गया। और ये वॉरेन हेस्टिंग्स वो पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर वॉरेन हेस्टिंग्स चलाया गया। इनफैक्ट वो एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हुए जिनके ऊपर महाभियोग या इम्पीचमेंट वो चलाया गया था। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि उनमें से कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग वो चलाया गया था? तो वो ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। खैर, अब हम पिट्स इंडिया एक्ट से आगे बढ़ते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट के पश्चात वो 1786 का अधिनियम था। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष अधिकार दिया गया। अधिकार यह दिया गया कि गवर्नर जनरल अब विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णयों को निरस्त करके और स्वयं अपने निर्णयों को लागू करा सकता था। तो ये गवर्नर जनरल के लिए एक विशेषाधिकार की तरह था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी। देखिए, आज की डेट में अगर हम देखें तो आज की व्यवस्था में भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो प्रधान सेनापति होते हैं हमारे, है ना। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधान सेनापति ये जो वर्तमान में जो सर्वोच्च कमांडर की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति को, उसकी जड़ें भी कितनी गहरी हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले हमें भारत के संवैधानिक इतिहास को जानना जरूरी होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो कुछ भी वर्णित है ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे औपनिवेशिक शासनकाल की निरंतरता ही है। जो सब कुछ पहले से चला आ रहा था, उन्हीं चीज़ों को हमने आगे कंटिन्यू करने की कोशिश की।
संविधान में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कई सारे ऐसे प्रावधान हैं जो कुछ नए नहीं हैं। वर्षों के अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भी वो प्रावधान उसी रूप में प्रचलित थे। हाँ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ जो है हमने उनको अपनाया। जैसे जैसे हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियाँ बदली, उन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करते हुए हमने उन्हीं सारे प्रावधानों को अपने भारतीय संविधान में इनकॉर्पोरेट किया था। खैर, ये 1786 के अधिनियम की बात हुई। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आया। 1793 के चार्टर एक्ट से सबसे पहली बार भारत से धन के निष्कासन की व्यवस्था हुई। अब ये भारत से धन के निष्कासन की व्यवस्था क्या थी? देखिए, भारत से धन का निष्कासन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ये बताया था कि अंग्रेज जो भी यहाँ पे पैसा अर्न कर रहे हैं वो पूरा पैसा वो ब्रिटेन में भेजते हैं, अर्थात भारत का धन भारत में नहीं रहकर और ब्रिटेन में जाता है। इसे ही ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ या भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। और उसकी व्यवस्था यहाँ से कर दी गई थी कि कंपनी के कर्मचारियों और नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों, इन सब को जो वेतन दिया जा रहा था वो पूरा का पूरा वेतन भारतीय राजस्व से दिया जा रहा था। अब होना तो ये चाहिए था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा जो पैसा था उस पैसे से इनको वेतन दिया जाना चाहिए था, लेकिन वेतन अब कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। जो इंडियन रेवेन्यू भारत के विकास के लिए जो पैसा रखा हुआ था वो पूरा का पूरा पैसा अब इन कंपनी के अधिकारियों के वेतन में खर्च हो रहा था। और कंपनी के अधिकारियों को जो वेतन मिल रहा था वो पूरा का पूरा वेतन वो अपनी फैमिली के पास वहाँ ब्रिटेन भेज दिया करते थे। और यहीं से दादा भाई नौरोजी ने जो है वो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद ये व्यवस्था भी की गई कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र जो ऐसे भारतीय क्षेत्र थे जहाँ ब्रिटेन का सीधे सीधे शासन चल रहा था, उन ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो लिखित कानून थे उन लिखित कानूनों के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा था। आज हमारे देश में भी अगर हम देखें तो हमारे देश का संविधान लिखित है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा जाता है अलिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन है वहाँ पे। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। उस समय पे ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में भी लिखित विधियों के द्वारा वहाँ प्रशासन की नींव रखी गई, चलाया जा रहा था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज वर्तमान में हम अगर देखें तो हमारे यहाँ जितने भी कानून बनते हैं उन कानूनों की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसे है? तो अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। अर्थात कोई भी कानून संविधान सम्मत है या नहीं, वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं, इसकी व्याख्या करने का अधिकार अंतिम रूप से सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। और अगर हम देखें तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? तो वो 1793 के चार्टर एक्ट में है कि समस्त कानूनों और विनियमों की व्याख्या का अधिकार उस समय न्यायालय को दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रावधान जो आज हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को विधियों और कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार दिया गया है, ये कहीं ना कहीं इस 1793 के चार्टर एक्ट में दिखाई देता है। ये प्रावधान महत्वपूर्ण प्रावधान। उसके बाद हम 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट जो है वो अगर देखा जाए तो भारतीय संदर्भ में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके व्यापारिक एकाधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका जो व्यापार करने का अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। उनका जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन उनके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और व्यापारिक एकाधिकार केवल और केवल चाय तक सीमित रखा गया। वो व्यापारिक एकाधिकार का मतलब क्या है? देखिए, व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये था कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तब से लेकर और 1813 तक केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी या ब्रिटेन का कोई भी आम नागरिक भारत के साथ सीधे सीधे व्यापार नहीं कर सकता था। अगर उनको व्यापार करना था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कर सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन के इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और ये कहा गया कि अब अगर ब्रिटेन का एक आम नागरिक भी भारत के साथ व्यापार करना चाहता है तो वो भी व्यापार कर सकता है, लेकिन चाय को छोड़कर। अर्थात चाय के ऊपर व्यापारिक एकाधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का था और साथ ही साथ चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार जो है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का। अर्थात भारत चीन के साथ जो व्यापार करेगा उस व्यापार को करने का एकाधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा।
ये अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ को दिया गया, अर्थात वो अधिकार बनाए रखा गया था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। उसके बाद ईसाई मिशनरीज, देखिए आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे पूरे देश में पता नहीं कितनी ईसाई मिशनरीज हैं। कई ईसाई मिशनरीज बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, कुछ ईसाई मिशनरीज के ऊपर धर्मांतरण के भी आरोप लगते रहे हैं। और ये ईसाई मिशनरीज का आगमन जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट से ही हुआ। ये सारी ईसाई मिशनरीज को एक तरह से आधिकारिक स्वीकृति दी गई इस बात के लिए कि वो यहाँ भारत आए और यहाँ भारत आकर और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो धर्म का प्रचार प्रसार तो क्या करें, उस समय जो है स्थिति ये बनी थी कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये सारी ईसाई मिशनरीज यहाँ आई और आगे चलकर धर्मांतरण में भी संलग्न हो गई। ऐसे आरोप ईसाई मिशनरीज के ऊपर लगाए जाते रहे। उस समय चूँकि हमारे देश में जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो हमारे देश के जो भोले भाले आदिवासी वगैरह हुआ करते थे, जनजातीय लोग जो हुआ करते थे, उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करके, चाहे जो है अस्पताल की सुविधाएं हों, पढ़ने लिखने की सुविधाएं हों, या उनके रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी सुविधाएं हों, उन सब चीज़ों को लेकर है ना ईसाई मिशनरीज ने धर्मांतरण संबंधी जो है जो कार्यक्रम उनका था वो उसको बढ़ाया। तो वो सब कुछ जो है वो इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही जो है वो संभव हो सका। इसके बाद जो स्थानीय संस्थाएं आज की डेट में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ आज पंचायतों को, नगरीय निकायों को, इन सभी को करारोपण का अधिकार दिया। करारोपण मतलब टैक्स इम्पोजिशन। अब टैक्स जैसे कुछ लोकल टैक्सेज वगैरह जो होते हैं, नगर निगम जैसे संपत्ति कर वगैरह, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, नगर निगम को लगाने का अधिकार दिया गया है। जैसे जो हमारे पंचायतें हैं, बाजार या हाट कर वगैरह जो है उनको लगाने का अधिकार दिया गया। इस तरह के जो करारोपण के अधिकार हैं उनको देखें अगर हम, तो उनका भी एक इतिहास जो है वो इस 1813 के चार्टर एक्ट में नज़र आता है कि उस समय जो स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं थी उनको उस समय करारोपण का अधिकार दिया गया था। पहली बात तो ये है कि जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो हमारे लिए कोई नई संस्थाएं नहीं। इन स्थानीय संस्थाओं का इतिहास भी काफ़ी लंबा इतिहास है इनका। तो काफ़ी प्रारंभ से, अंग्रेजों के शासनकाल से, बल्कि हम कहें उससे पहले भी स्थानीय संस्थाओं का अस्तित्व रहा है। और उसी जो करारोपण का अधिकार उस समय 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो लोकल बॉडीज़ को दिया गया था, उसी की निरंतरता आज भी दिखाई देती है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा कई प्रकार के कर लगाने के अधिकार जो है वो लोकल बॉडीज़ को दिए गए। तो इसकी निरंतरता हम कहीं ना कहीं देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट में ही हम इसका इतिहास देख सकते हैं। और कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के विकास के लिए या शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब आपको सुनकर ये हंसी आएगी कि 1 लाख रुपए खर्च, तो 1 लाख रुपए उस समय 1 लाख रुपए बहुत हुआ करते थे। यदि हम उस समय मुद्रा के वैल्यू की बात करें, उस समय की मनी की वैल्यू की बात करें, तो उस समय 1 लाख रुपए का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान था। लेकिन ये सब कुछ भारतीयों को केवल ये दिखाने के लिए था कि देखिए हम आपके लिए कितने चिंतित हैं, हम आपके लिए कितने अच्छे जो है प्रोविजंस कर रहे हैं, कितने अच्छे प्रावधान कर रहे हैं। हकीकत में कुछ ऐसा हुआ नहीं और नए भारतीयों को इस पूरे चार्टर एक्ट से कोई बहुत ज़्यादा लाभ मिला। इनफैक्ट उस समय के जो चार्टर एक्ट्स थे, 1813 का भी अगर हम चार्टर एक्ट देखें तो इस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी की शासन व्यवस्था को भारत में मजबूती प्रदान करने का ही प्रयास किया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे भारतीयों को कुछ लाभ देने की कोशिश या भारतीयों को किसी तरह से जो है वो एडवांटेज देने की कोशिश की गई हो उसमें। इसके बाद हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात करें। 1833 का चार्टर एक्ट जो है वो भारत में केंद्रीकरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात भारत में केंद्रीकरण पूरी तरह से इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया और इस समय कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए गए और कहा गया कि अब पूरी तरह से भारत के ऊपर शासन व्यवस्था अर्थात पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो शासन है वो चलाया जाएगा। तो कंपनी पूरी तरह से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने का अधिकार उनको दिया गया। साथ ही साथ जो है कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए और कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक दायित्व सौंपा गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है
कि उस समय सर्व परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारतवर्ष के लिए, है ना, कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। और कानून क्या बने, कैसे बने, कानून की उनकी रूपरेखा वगैरह क्या हो, इसके लिए एक विधि सदस्य जोड़ा गया। उनकी जो परिषद हुआ करती थी, उनकी जो काउंसिल हुआ करती थी, क्योंकि गवर्नर जनरल की काउंसिल क्या थी, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल बेसिकली गवर्नर जनरल खुद से सारे डिसीजन तो लेता था, लेकिन वो डिसीजंस कैसे लेता, क्या हर चीज़ वो खुद कर सकता था? तो हर चीज़ चूंकि वो खुद नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी एक परिषद बनाई गई थी। जैसे आज की डेट में मंत्री परिषद है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण होते हैं, ऐसे ही उस समय गवर्नर जनरल की जो है अपनी एक परिषद हुआ करती थी, और उस परिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे, उस परिषद के द्वारा जो सलाह सहायता होती थी, उसके माध्यम से ही गवर्नर जनरल जो है वो शासन कर पाता था। खैर, तो यहाँ पर उन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया, और साथ ही साथ जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था। तो कुल सदस्य जो है वो 3+1 4 सदस्य हो गए थे, लेकिन विधि सदस्य को मतदान का अधिकार नहीं था। अगर किसी विषय पर मतदान की आवश्यकता पड़ती थी, तो विधि सदस्य को यह अधिकार जो है वो नहीं दिया गया था। और उस समय आज की डेट में अगर देखें तो उसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का अधिकार दिया गया था, और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। आज आप लोग करंट में पढ़ते हैं बार बार कि आज हम 17वां विधि आयोग, 18वां विधि आयोगों का गठन किया जाता है। विधि आयोग के द्वारा इस बात की अनुशंसा की जाती है कि किन विधियों को बनाया जाना चाहिए और कौन से ऐसी पुरानी विधियां हैं जिनको एबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से कई सारी पुरानी विधियां जो है उनको समाप्त किया जा रहा है। तो कई बार विधि आयोग जो है वो इस तरह की पुरानी विधियों को समाप्त करने की भी अनुशंसा करती है, और कई नई विधियों को इनकॉर्पोरेट करने या नई विधियों को बनाने की भी अनुशंसा करती है। तो ये विधि आयोग, इसका भी इतिहास कहीं ना कहीं हमें इस 1833 की चार्टर एक्ट में दिखाई देता है। तो पहला विधि आयोग जो है वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया था। लॉर्ड मैकाले ये एक नाम ऐसा है जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले तो बहुत अच्छा आदमी हुआ। लॉर्ड मैकाले की तो पूजा करनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। पर क्या लॉर्ड मैकाले की मंशा बहुत अच्छी थी, या लॉर्ड मैकाले की सोच भारत के बारे में बहुत अच्छी थी? तो लॉर्ड मैकाले की सोच जो है भारत के संबंध में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और लॉर्ड मैकाले भी भारत के संबंध में जो अंग्रेजी सोच थी, और भारत के संबंध में अंग्रेजी सोच क्या थी कि भारत जो है सांप सपेरों का देश है, इसी सोच के साथ लॉर्ड मैकाले भी भारत आया था। और लॉर्ड मैकाले को भी यही लगता था कि भारत में यदि हमें शासन करना है तो भारत में हमें ऐसे दुभाषी तैयार करने पड़ेंगे जो अंग्रेजों की बात को भारतीयों को और भारतीयों की बात को अंग्रेजों को समझा सकें। बेसिकली लॉर्ड मैकाले ने यहाँ अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत की थी, लेकिन इस उद्देश्य के साथ कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन की जड़ों को गहरा किया जा सके, यहाँ ब्रिटिश शासन को और अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और इसके लिए अंग्रेजी की क्या आवश्यकता थी? तो अंग्रेजी की आवश्यकता बेसिकली इसलिए थी क्योंकि उस समय जो भारतीय थे उनको बहुत ज़्यादा इंग्लिश तो आती नहीं थी। अब ऐसे में क्या होता था कि अंग्रेज भारतीयों को जो भी ऑर्डर्स देते थे, भारतीय उसको समझ नहीं पाते थे। अगर किसी अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि ब्रिंग ए कप ऑफ टी, और ये बात जो है भारतीय को समझ में नहीं आई, तो वो एक गिलास पानी लाकर रख देता था। इसी तरह से जो भारतीय हुआ करते थे वो अंग्रेज़ों को अपने हिंदी भाषा में या अपनी जो लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें अंग्रेज़ों के साथ कन्वर्सेशन करते थे। अंग्रेज़ों को उनकी भाषा नहीं समझ में आती थी। अब ऐसे में अंग्रेज़ों को यहाँ शासन प्रशासन चलाने में भी कठिनाई होती, तो भाषा की समस्या एक बड़ी समस्या थी। और इसीलिए लॉर्ड मैकाले को ये लगा कि इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम कुछ गिने चुने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करें, जिसमें कुछ जमींदार हो सकते थे, उस समय जो प्रबुद्ध वर्ग था, उस समय जो बड़े लोग थे, वो उनके लड़के वड़के हो सकते थे, और उनको जो है शिक्षा दी जाए और ऐसे दुभाषी तैयार किए जाए जो अंग्रेज़ों के प्रति वफादार हो। जनरली अंग्रेज़ों की बड़ी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। अंग्रेज़ जो भी जमींदार हुआ करते थे या जो भी इस तरह के बड़े घराने के लोग हुआ करते थे,
उनको अंग्रेज अपनी तरफ मिलाकर रखते थे। उनको कहीं राय बहादुर की जो है उपाधि प्रदान कर देते थे, कुछ इस तरह के जो है उनको अवार्ड सम्मान जो है वो दे दिया करते थे, जिससे वो लोग अंग्रेजों के प्रति वफादार हो जाते थे। और फिर उन्हीं लोगों के माध्यम से अंग्रेज भारत में शासन व्यवस्था चलाते थे, क्योंकि इतने बड़े देश में अगर अंग्रेजों को शासन चलाना थी तो ये फूट डालो राज करो वाली नीति जो है ये तो उनको अपनाना ही पड़ती, और शुरू से ही वो ये शुरू से ही करते आ रहे थे। तो खैर उस समय लॉर्ड मैकॉले ने यही सोचा कि भाई कुछ ऐसे दुभाषे तैयार करें जो दुभाषे अंग्रेजों को भारतीयों की बात और भारतीयों को अंग्रेजों की बात समझा सके। साथ ही साथ लॉर्ड मैकॉले की एक और सोच थी। देखिए, हमारी जो पुरातन शिक्षण पद्धति थी वो बहुत ही समृद्ध शिक्षण पद्धति थी, और उस समृद्ध शिक्षण पद्धति में हर विषय का ज्ञान जो है वो बच्चों को दिया जाता था। हमारी संस्कृति के संबंध में भी ज्ञान दिया जाता था, आधुनिक शिक्षण पद्धति की भी व्यवस्था थी। हाँ, अंग्रेजी नहीं थी, लेकिन उस समय इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र या अन्य जितने भी जो है इस तरह के विषय थे, उन सभी विषयों का ज्ञान उस समय के छात्रों को दिया जाता था। शिक्षण पद्धति जो थी उस समय हमारी गुरुकुल शिक्षण पद्धति हुआ करती थी। बच्चे गुरु के संपर्क में आकर, गुरु के साथ रहकर और शिक्षण सीखते थे या अध्ययन अध्यापन जो है वो करते थे। लॉर्ड मैकॉले को ये लगा था कि ये जो पद्धति है ये पद्धति बहुत ही समृद्ध पद्धति है, और अगर हमें यहाँ पर वर्षों तक शासन करना है तो इनकी इस शिक्षण पद्धति को हमें तोड़ना होगा, किसी भी तरह से इस शिक्षण पद्धति को खंडित करना पड़ेगा। और लॉर्ड मैकॉले की इसी सोच ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने का काम अंग्रेजों ने किया था। तो लॉर्ड मैकॉले की ये दो सोच थी जिसकी वजह से भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया गया। पहली तो ये कि यहाँ पर ऐसे दुभाषे तैयार किए जाए जो अंग्रेजों को भारतीयों की और भारतीयों को अंग्रेजों की बात समझा सके, और दूसरी भारत की समृद्ध शिक्षण पद्धति, संस्कृति को तोड़ना। खैर, लॉर्ड मैकॉले की हम लोग लॉर्ड मैकॉले, चूँकि लॉर्ड मैकॉले की बात आ गई तो मैंने सोचा कि लॉर्ड मैकॉले के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो है भारत में दास प्रथा को, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। वर्षों से हमारे देश में दास प्रथा चली आ रही है, और ये एक तरह से हम देखें तो बंधुआ मजदूरी जैसी व्यवस्था थी। दास या स्लेव्स रखने का जो है प्रावधान शुरू से ही जो है वो हमारे देश में चलता चला आ रहा था, उसको जो है विधि विरुद्ध घोषित किया गया। और लॉर्ड एल्नेब्रो ने तो इसको पूरी तरह से इसका उन्मूलन किया था। 1843 में इसको पूरी तरह से जो है विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि उस समय दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। और साथ ही साथ जो है अगर हम देखें तो यहीं से कहीं ना कहीं जो केंद्रीकरण किया गया था, उस केंद्रीकरण से ही भारत में एक संविधान निर्माण के संकेत हम जो है वो इस अधिनियम से देख सकते हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक तौर पर जो है संविधान निर्माण के संकेत हमें जो है वो इसी अधिनियम से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न जो है आपको इस अधिनियम से जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो 1833 में जब बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, उस समय विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल में आता। लॉर्ड विलियम बेंटिक के लिए कहा जाता है कि भारत और भारतीयों के लिए उनके मन में एक अच्छी भावना थी, सती प्रथा का उन्मूलन जो है उन्होंने कराया था। इसी तरह से जो है भारत में दास प्रथा को जो है विधि विरुद्ध घोषित करने का काम भी जो है इस चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। तो क्या, तो देखिए अभी हम लोगों ने 1786 के चार्टर एक्ट के बारे में बात की, उसके बाद हम लोगों ने 1813, 1833 के चार्टर एक्ट की बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो लास्ट चार्टर एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट, हम इसकी बात करेंगे। और उसके आगे के जो चार्टर एक्ट्स हैं जो कि ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है जो एक्ट्स बनाए गए भारत शासन अधिनियम, उन सारे एक्ट से बात करेंगे। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो अधिनियम है उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करें। आपको जो है इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।